हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री, इसमें यूनिट चल रही थी हमारी केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। आज का टॉपिक है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इससे पहले हम कोलिजन थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कोलिजन थ्योरी इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के आपको मिल जाएगा। कोलिजन थ्योरी पे पूरा लेक्चर एक पड़ा हुआ है। जो न्यू स्टूडेंट हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि उनको सभी वीडियो लेक्चर बराबर मिल जाया करें। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं संक्रमण अवस्था सिद्धांत। ये थ्योरी क्यों दी गई? क्योंकि जो कोलिजन थ्योरी थी उसमें कई सारी चीजें ऐसी थी जो प्रूफ नहीं हो पा रही थी। जैसे कि गैसियस मॉलिक्यूल पे केवल वो थ्योरी लागू होती है, कोलिजन थ्योरी। उसमें गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसकी केवल एक्टिवेशन एनर्जी को यूज किया गया था, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ये सभी एनर्जीज भी अवेलेबल होती, जिसको इस थियरी में यूज किया गया है। तो ये सभी जो ड्रॉबैक थे कोलिजन थियरी के, वो इस थियरी के द्वारा दूर किए गए। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप कई सारी थियरी आती हैं और प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। जो पुरानी थियरी की प्रॉब्लम है उसको नई थियरी में सॉल्व करते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट थियरी है, आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए तो सिलेबस हम पढ़ा ही रहे हैं। इसके अलावा एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री में भी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रहता है सिलेबस में, तो वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं इसको। इसको एब्सोल्यूट कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी बोला जाता है, दूसरा नाम है, इस नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे। एब्सोल्यूट रेट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक, तो इसके थ्रू हम ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू किसी एक बाई मोलिकुलर रिएक्शन की रिएक्शन रेट निकालेंगे। ठीक है, रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन करेंगे। तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशन को पहले हम समझेंगे। उन अजम्पशंस के लागू करके एक डेरिवेशन करेंगे, किसका? रेट कांस्टेंट का। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो यहाँ पे जो पहला इनका अजम्पशंस है वो ये है कि दिस थ्योरी include thermodynamic conditions। कहने का मतलब, जैसे कि डेल्टा एच जो कि गिब्स फ्री एनर्जी होता है, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी होती है रिएक्शन की, और डेल्टा एस जो कि एंट्रोपी है। ये क्या है? ये है गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच आपका होता है एंथैल्पी, और डेल्टा एस क्या है? चेंज इन। भाई डेल्टा लगाए तो सब क्या होगा? चेंज होगा, S2 माइनस S1, S2 माइनस H1, इस तरीके से। तो चेंज इन एंट्रोपी। ये जो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट हैं ये भी यूज किए गए इस थ्योरी में। इससे पहले जो कोलिजन थ्योरी थी उसमें किसी भी प्रकार के थर्मोडायनेमिक कंडीशन को लागू नहीं किया गया था। सेकंड जो इसका अजम्पशन है, नंबर 2, रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होते। ठीक, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, इसमें संक्रमण अवस्था आती है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको और हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड
complex before the formation of product। मतलब जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्टेंट है, उन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट बन रहा है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे समझ लीजिए आप। मान लीजिए हम पहले रिएक्शन पढ़ते थे, ए और बी कन्वर्ट हो जाते थे सीधा प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ नहीं होगा ऐसा। यहाँ ए और बी पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे जिसको हम ए बी स्टार से दिखाते हैं। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको स्टार से नोटिस किया जाता है। ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है आपकी, ट्रांजिशन स्टेट ये या तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है या फिर वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पे जो आपका एक कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट, उसको हम के स्टार से डिनोट करते हैं। ये आपका आगे चलकर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। ठीक, तो इस तरीके से बीच में एक इंटरमीडिएट बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इसमें, जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। थर्ड अजम्पशन क्या है इसका, अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखने भी रहते हैं, उन्हीं से चीजें समझ में आएंगी एक्चुअल में थ्योरी क्या कह रही है। जब हम सभी पॉइंट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट is higher than reactant molecules as well as product molecules। कहने का मतलब जो आपका ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स है इसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे, रिएक्टेंट से, जो आपका ए बी रिएक्टेंट है, और किससे ज्यादा होती है, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट से भी एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। प्रोडक्ट किसकी बात कर रहे हैं हम, एनर्जी की। ठीक, तो ये हमेशा याद रखना है आपको बात, जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज्यादा रहती है। इसको इस तरीके से आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। ठीक, इधर आपका एनर्जी है, एनर्जी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ग्राफ बनाइए आप इस तरीके से। ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो आपका है ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। ये जो है यहाँ पे ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी वो बोलते हो। ठीक, ये है ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये जो रिएक्टेंट है सीधा प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे भी तो कन्वर्ट हो सकता था लेकिन नहीं कन्वर्ट होगा, ये इस तरीके से जाएगा। और इसको हम बोलते थे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते थे, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये टॉप पे, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट से या तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वापस से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये आपको याद रखना है, एनर्जी को हम वाई एक्सिस पे रखे हैं ना, तो इसकी एनर्जी देखिए कम है रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ट्रांजिशन स्टेट, इसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा होती है। और ये बात आपको याद पता होगा कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल।
जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। यह बात हर जगह लागू होती है। इस पॉइंट को मैंने इसलिए बताया क्योंकि यही आगे हम यूज करने वाले हैं। चलिए हम अगले अजम्पशन की ओर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें लिखोगे आप, पॉइंट नंबर 4, द ट्रांजिशन स्टेट exist in equilibrium with reactant molecules, जो कि बात मैंने अभी पहले आपको बताई थी। इस तरीके से A+B इक्विलिब्रियम में होंगे। यहाँ पे रेट कांस्टेंट होगा K स्टार, और ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर जिसको ट्रांजिशन स्टेट मॉलिक्यूल बोला जाता है। द प्रोडक्ट इज formed by the decomposition of transition state, मतलब ये जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, ये जब डिकम्पोज करेगी तब बनेगा आपका क्या, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो डिकम्पोजिशन होगा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे हम एक रेट कांस्टेंट के ले लिए हैं, ठीक। के स्टार होता है जो, ये होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट का, जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है उस वाली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है। अगला पॉइंट इसमें, ये पॉइंट नंबर 5 था। पॉइंट नंबर 6, मेनली वाइब्रेशनल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बिल्कुल अलग है किससे, कोलिजन थियरी से। मेनली क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी रिएक्शन पे लागू नहीं होता, लेकिन ज्यादातर में जो बाई मोलिकुलर रिएक्शन है उसमें 99% रिएक्शन में यही यूज होता है। मेनली वाइब्रेशनल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर decomposition ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाइब्रेशनल एनर्जी, ये क्या होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी जो है आपका, वाइब्रेशनल एनर्जी ई वाइब्रेशनल, इस तरीके से हम लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू एच न्यू वाइब्रेशन। ये क्या है, एच है आपका प्लैंक कांस्टेंट और न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है। तो ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज होगी, क्योंकि एनर्जी वाइब्रेशनल है तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि बराबर होती है KBT के। KBT क्या है आप, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है कि डिकम्पोजिशन जो होता है ट्रांजिशन स्टेट का, जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी यूज होती है। ये बताया था किसने, बोल्ट्जमैन ने। तो बोल्ट्जमैन ने ये भी बताया था कि जो ये वाइब्रेशनल एनर्जी है ये इक्वल टू होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है KB, जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पे बात समझ लीजिए आप, ये जो आपका H है ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ये तो आप जानते ही होंगे। न्यू वाइब्रेशनल जो है ये है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और KB जो आपका है ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और लास्ट ये आपका जो T है ये क्या है, एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक। तो ये आपका जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो इक्वल टू है एच न्यू वाइब्रेशन के इज इक्वल टू के बी टी। यहाँ पे ये बोल्ट्जमैन ने बताया था। चलिए आगे हम बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशन थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन, भाई इसी के लिए तो हम ये सब थ्योरी पढ़ रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो ट्रांजिशन स्टेट के थ्योरी के आधार पे है वो क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट मॉलिक्यूल इनटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो हम इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम किसी एक रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। उसका पहले रेट निकालेंगे किसके थ्रू, रेट लॉ के थ्रू। फिर हम उसी रिएक्शन का रेट निकालेंगे इस थ्योरी के अजम्पशंस के थ्रू। फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, वहां से जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा इस थ्योरी के लिए। तो हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन, कंसीडर अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे कि मान लो कोई भी रिएक्शन है ए प्लस बी और वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, प्रोडक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे यहाँ से तो आपको कांस्टेंट मिलेगा के, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किससे आया है, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग। ये अभी तक आप हर लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ये अभी तक पढ़ते आए हो। चलो अब आगे हम निकालते हैं, इसी रिएक्शन का रेट निकालेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब हेडिंग लगाओ अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन is equal to ट्रांजिशन स्टेट मॉलिक्यूल या फिर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इनटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये है समीकरण नंबर 2। मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है वो कहती है किसी भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन की जो रिएक्शन रेट होती है वो किसके बराबर होती है, ट्रांजिशन स्टेट मॉलिक्यूल के या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू वाइब्रेशनल एनर्जी के बराबर होती है। ये बात इतनी समझ में आई। अब बात ये है, अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन में हम ए बी स्टार की वैल्यू रख दें तो हमको रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि ये जो आपका ए बी स्टार है ये क्या है, ये है अनस्टेबल। और कोई भी चीज अनस्टेबल जो होती है तो वो जल्दी से स्टेबल होना चाहती है। तो अनस्टेबल चीज हमेशा वो बहुत ही कम समय के लिए बनती है। ये एक प्रकार का क्या है, ये इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट है। आपको पता होगा जो इंटरमीडिएट होते हैं उनकी एनर्जी, उनकी कंसंट्रेशन को निकालना बहुत ही टफ होता है। इसमें हम स्टेडी स्टेट का यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखो कोई भी मैकेनिज्म है रिएक्शन की, उसमें जो इंटरमीडिएट होता है उसको कोई जान ही नहीं पाता है, बस कैसे ऐसे ही एज्यूम कर लिया जाता है। जैसे कि छाता है, एक छतरी होती है ना, छतरी जानते हो, ये मान लीजिए एक छतरी, ठीक। अब कभी छतरी को उल्टा होते हुए देखे हो, छाते को उल्टा होते हुए देखे हो। मान लीजिए ये छतरी जो आपकी थी ये इस तरीके से पलट गई,
तो छतरी जब देखो कभी कभी बारिश में जब साथ में हवा भी तेज चल रही होती है तो आप छतरी लेके चलते हो तो क्या होता है छतरी उल्टा हो जाती है। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, ये देखे तो होंगे। लेकिन आप देखिए ये जो छतरी सीधी थी, ये छतरी डायरेक्ट उल्टा आपको दिखती है, लेकिन इसके बीच की स्टेट कभी कोई जान पाया नहीं, जान पाया कि क्या मैकेनिज्म फॉलो हुई है जिस तरीके से इधर से उधर पलट गई। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसमें जो इंटरमीडिएट स्टेट आती है उसको निकालना बहुत ही मुश्किल बात होती है, क्योंकि ये काम बिल्कुल क्षणिक होते हैं। आप देख रहे हो कि छतरी उल्टा हो रही, फिर भी आप इसके जो इंटरमीडिएट स्टेट वो नहीं बता पाओगे कि छतरी में क्या क्या हुआ कि ये इस तरीके से इस तरीके में परिवर्तित हो गई। तो ये जो एक बस ऐसा ही बेसिक उदाहरण है जो कि समझाने के लिए है, ठीक। तो ये जो इंटरमीडिएट है इसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती, तो हम यहाँ पे एक उपाय करेंगे। क्या उपाय करेंगे? उपाय हर चीज का होता है। जैसे कि ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा था, इक्विलिब्रियम स्टेट थी यहाँ पे ए बी स्टार में, इसका रेट कांस्टेंट था के, ठीक। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या होगा यहाँ पे, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, जो प्रोडक्ट होगा आपका अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में प्रोडक्ट ये नहीं बना है, लेकिन इस हाफ रिएक्शन में इधर वाला ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यहाँ से आप ए बी स्टार निकाल सकते हो। ए बी स्टार इज इक्वल टू, ए बी स्टार निकालोगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ए इंटू बी, ये इधर चले जाएंगे ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा के स्टार इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये आपका ए बी स्टार का वैल्यू आ गया। अब इसको हम इस रिएक्शन में, यहाँ जो हमारा ये इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रेट क्या निकल के आया था ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, रेट था के स्टार, नहीं रेट था हमारा ए बी स्टार इंटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक। यही तो था समीकरण 2। और पहला समीकरण जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग निकाले थे वो था रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये रेट लॉ के थ्रू आया था, ठीक। और ये आया ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम ए बी स्टार की वैल्यू पुट करेंगे, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्टार की वैल्यू क्या निकल के आई, के स्टार कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए सेम रिएक्शन के लिए हमने 2 रेट निकाले थे, एक रेट लॉ के अकॉर्डिंग और एक किसके अकॉर्डिंग, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये था आपका रेट लॉ के अकॉर्डिंग, और उसी रिएक्शन का रेट जो है ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग निकाले थे। तो जब सेम रिएक्शन के रेट हैं तो इनको हम इक्वेट भी कर सकते हैं, बराबर ही होंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो रेट है और ये रेट, ये दोनों बराबर होंगे, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं किस तरीके से, पहला वाला जो रेट है के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के स्टार कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो यहाँ से ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, टोटल बचेगा आपका के इज इक्वल टू के स्टार इंटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए, ठीक। ये इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे के स्टार की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे थर्मोडाइनमिक जो कंडीशन है वो भी यूज होंगी। तो यहाँ पे जो के स्टार है आपका, इसको हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक रिलेशन, अकॉर्डिंग टू
थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप, थर्मोडायनेमिक रिलेशन के थ्रू इसको निकालेंगे। तो ये जो के स्टार होता है, किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाई आर टी। ये होती है किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे डेल्टा जी आपका गिब्स फ्री एनर्जी है, आर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी आपका टेम्परेचर है, और ये क्या है, ई जो है आपका स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल है। तो ये बात समझ में आई। के स्टार जो है वो किसके बराबर है, ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाई आर टी। यहाँ पे आइए, अभी बहुत सारी चीजें इसमें। फाइनली हम के इक्वल टू रेट निकाले थे, के स्टार इंटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये समीकरण आया था हमारा इक्वेशन नंबर 5। और के स्टार जो की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाई आर टी। ठीक, ये आपका निकल के आया था। यहाँ पे जो डेल्टा जी स्टार है, ये आपको पता होगा गिब्स हेल्मोंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार। ठीक, तो यहां से आप डेल्टा जी की वैल्यू पुट करिए, पहले के की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, फिर उसमें जी की वैल्यू। तो यहाँ के इक्वल टू हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाई आर टी, और इनटू में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इसमें हम डेल्टा जी की वैल्यू पुट करेंगे। तो के इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा जी के जगह पे लिखिए आप माइनस डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार अपॉन आर टी इंटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 6। ठीक, यहाँ पे देखिए अच्छे से समझ में आना चाहिए। के स्टार की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाई आर टी। तो इसको हमने पुट किया के स्टार की जगह पे। फिर जो डेल्टा जी स्टार है गिब्स हेल्मोंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार के बराबर होता है। तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, नीचे का आर टी है, ई के जगह ई है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की जगह पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, बस हम जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। जी बराबर होता है डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एस स्टार। अब इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे। जब सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका के ई की पावर, देखो यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे प्लस होगा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस होगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी। ये याद रखना कि ये इसकी पावर में है। ठीक, क्या है, इसकी पावर में है, इनटू अब इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ई की पावर प्लस में हो जाएगा डेल्टा एस स्टार बाई आर टी। यहाँ पे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इनटू में आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी रहेगा, तो ये क्या बचेगा, ई की पावर माइनस डेल्टा एच स्टार बाई आर टी इंटू ई की पावर डेल्टा एस स्टार बाई आर, और इनटू यहाँ पे आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू वाइब्रेशनल। समझ में आया अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये तो आपकी वैल्यू आ गई के स्टार की। अब हम बात करते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, अभी मैंने आपको बताया था एच न्यू वाइब्रेशनल इज इक्वल टू के बी टी। तो यहाँ से आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका के बी टी बाई एच। तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक, के इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी इंटू ई डेल्टा एस स्टार बाई आर, और वाइब्रेशनल एनर्जी की जगह पे आप यूज कर लीजिए के बी टी बाई एच। ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक, ये
रेट कांस्टेंट निकल के आया है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के थ्रू जो आपका डेरिवेशन होता है वो यही होता है। अब बस इसमें एक फॉर्म और होता है कि कहीं कहीं जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं R/N। ये है आपका गैस कांस्टेंट। क्या है? गैस कांस्टेंट। ठीक, तो ये भी यूज कर लिया जाता है। तो अगर इस फॉर्म में मिले आपको तो भी आप समझ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको K इज इक्वल टू, आप ये वाला पार्ट आगे लिख लीजिए, के बी जगह पे ये पुट कर दीजिए। तो के बी के जगह पे इसको पुट करोगे तो हो जाएगा RT/HN। ठीक, इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा H स्टार अपॉन RT इंटू ई की पावर डेल्टा